हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है स्वतंत्र राज्य का आविर्भाव। यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर जो सेकंड है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की वीडियो में यूनिट नंबर जो सेकंड है हमारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं परिचय की, कि आखिरकार इस पूरे यूनिट के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें। 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? यूनिट नंबर फर्स्ट में, पतन। ठीक है, बहुत सारी नई शक्तियों का उदय हुआ। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारी नई शक्ति का उदय हुआ। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी थी? बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब और कर्नाटक। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के राजनीतिक शक्तियों के जो उदय हुए, उन सभी के जो चीज़ों के बारे में जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वाले यूनिट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे सामने टॉपिक है वो ये है मैसूर का उत्थान। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें हैं जो कि है बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैसूर के जो शासक थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, मैसूर के शासकों को क्या कौन कौन सी जो परेशानी थी वो उनके ऊपर थी। देखिए, एक ओर से मराठाओं से चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, यानी एक तरफ से क्या था, जो मराठा थे, ठीक है, उन्हें उनसे लड़ाई करनी पड़ रही थी, वो चुनौतियां दे रहे थे, उनसे लड़ाई करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवाद से निपटना पड़ रहा था। ठीक है, जो हैदराबाद और कर्नाटक ये जो अपना विस्तार कर रहे थे, तो ये भी इनके लिए क्या थी, एक चुनौती थी। तो इनसे भी जो है इनको निपटना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, टीपू सुल्तान अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से लड़ने वाले थे। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ने लगे। ठीक है, और अंग्रेजों के मुख्य दुश्मन बन गए। ठीक है दोस्तों, तो हैदर अली और उसके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने क्या किया, मैसूर को दक्षिण भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने प्रयास किया कि वो क्या करेंगे, मैसूर को दक्षिण भारत का, ठीक है आप समझ रहे हो ना, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की बड़ी ताकत वो बना दे, स्थापित कर ले। तो इस चीज़ों का जो वो प्रयास है वो कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगला टॉपिक हम देखते हैं हमारा कौन सा है, यह है हमारा मैसूर में युद्ध और सैन्यीकरण की भूमिका। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, जो मैसूर में ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, तो इससे क्या हो जाएगा, मैसूर में युद्ध की स्थिति। ठीक है, और क्या सैनिकों की जरूरत थी, या इन्होंने सैनिकरण को क्यों महत्व दिया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, उनकी भूमिका, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस वाले टॉपिक में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है इतिहासकार स्टाइन। ठीक है, जानते होगे आप, जो इतिहासकार स्टाइन थे, उन्होंने कहा कि सैनिकरण का जो महत्व है वो 16वीं शताब्दी से विजयनगर साम्राज्य में दिखाई देता है। विजयनगर साम्राज्य, आप समझ रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 12th में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि सैनिकरण का तो हमें वहाँ से समझना चाहिए, चीज़ें वहाँ से हमें दिखाई पड़ती है कि विजयनगर साम्राज्य में कितना अच्छा सैनिक की व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल जो चीज़ें बन के रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि अगर कोई ऐसी जगह है जिसने सैनिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, उनकी सहायता से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो फिर यहीं पर उसी से क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजाओं द्वारा दूसरे देशों पर अधिकार स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने किस किस चीज़ों का जो है प्रयोग किया था, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियारों का जो इस्तेमाल है वहाँ पर किया गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं एक टॉपिक हमारे सामने, वो है स्थानीय सरदार।
तो स्थानीय सरदार कौन होते थे दोस्तों? देखो जैसे कि क्या होता है, एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप का एक लीडर होता है, ठीक है। और ठीक है, तो वो जो सरदार होता है, जो लीडर होता है, उस लीडर के पास कुछ विशेषताएं होती है, ऐसी तो उसको लीडर नहीं समझा जाएगा। तो उन क्या विशेषताएं थी, क्या विशेष थी उस स्थानीय जो वहाँ के सरदार हुआ करते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा बताया गया है, देखिए। तो मैसूर के जो स्थानीय सरदार थे, उनकी विशेषता थी, शिकारी थे वो, संग्रहकर्ता, ठीक है, इन सभी जो वंशज से वो आते थे। इनकी जो सैन्य क्षमता थी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो सैन्य क्षमता थी वो उच्च कोटि की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैसूर का प्रशासन, उसके बारे में, कि जो मैसूर का प्रशासन था वो कैसा था, क्या मजबूत था, या मैसूर का प्रशासन कमज़ोर था, या उस प्रशासन के ढांचे को बदला गया, या वैसे का वैसा रखा गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैसूर के प्रशासन में देखते हैं। देखिए हैदर, ठीक है, हैदर और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने क्या किया, मैसूर के प्रशासन को मजबूत बनाया, ठीक है दोस्तों। इन्होंने उसको क्या किया, मजबूत बनाया, और इन्होंने उसके ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की। जैसा उसका जो ढांचा है पहले से ही था वैसा ही उसको बना के रखा, हल्का सा जो यहाँ पर चेंज किया, जैसे आप देख सकते हो। उन्होंने पुराने प्रशासनिक ढांचे को किसी प्रकार की हानि जो है वो नहीं पहुंचाई, उसके बिना राजस्व से सूचना तक। ये क्या है, ये एक समझ रहे आप कैटेगरी है, ये राजस्व का अलग कैटेगरी होता था और सूचना का अलग। तो इन्होंने क्या बताया, राजस्व से लेके सूचना तक के जो सभी प्रशासन थे उसमें 18 विभागों को इन्होंने बनाए रखा था। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये होती है, ठीक है। यहाँ पर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा भूमि से प्राप्त राजस्व। तो आपको पता होगा कि उस समय क्या होता था कि राजस्व प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते थे, ठीक है। और जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका आप समझ सकते थे वो भूमि था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स देते थे वो किसान देते थे, और किसान का जो काम होता था वो खेती करना होता था। तो यहाँ से भूमि से जो राजस्व मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले इस वाले टॉपिक में। देखिए भूमि को क्या किया जाता था दोस्तों, अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता था, ठीक है। और इसका अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन किया जाता था। मूल्यांकन का मतलब है, मूल्यांकन किया जाता था। और यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए क्या होता था, जैसे भूमि है यहाँ पर बहुत सारी, ठीक है। तो उस भूमि को यहाँ पर अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और बांट देने के बाद सभी को अलग से इन्होंने टेस्ट किया और सबके अलग अलग जो मूल्य है उसको निर्धारित किया। कई सारी चीज़ों को देखते थे ये, इसका मूल्य निर्धारित करने का, कि जिसकी ये ज़मीन है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वो देखा करते थे। तो और कुछ भूमि को किराए पर भी दिया जाता था, ठीक है। कुछ भूमि होती थी उसका, उस पर जो टैक्स होता था वो क्या था, उसके हिस्से में लिया जाता था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हुआ करती थी। यहाँ पर देखते हैं हम, भूमि को किराए पर दिया जाता था, ठीक है। जैसे मान के चलो किसानों को ये बोला जाता था कि ये जो भूमि है, जो भूमिहीन किसान होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो उनको ये बोला जाता था कि ये देखो ये जो भूमि है ये हमारी है, लेकिन ये तुम्हें हमने दे दिया तुम्हें ये किराए पे, तुम इसमें क्या करना, फसल वसल जो है अपनी उगाना, ठीक है। तो इस तरीके से भी दिया जाता था किराए पर। और दूसरा क्या था, कुछ भूमि पर किराया उत्पादन के हिस्से से लिया जाता था। कुछ को क्या कर दिया जाता था, बोला जाता था कि तुम जो वो दोगे, मतलब कि पैसे दोगे, मतलब टैक्स दोगे, वो किस में से दोगे, अपनी फसल में से। यानी देखो कुछ जो किसान होते थे वो क्या करते थे, किराए पर लेते थे तो पहले ही पैसे दे देते थे, ठीक है। तो कुछ किसान क्या करते थे, वो अब उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो शुरुआत में ही दे दे। तो कुछ किसान क्या करेंगे, पहले उस पर फसल उगाएंगे, ठीक है। फसल उगाने के बाद वो फसल कितने की निर्धारित हुई है, तो जितने की निर्धारित हुई है उसमें से वो उसका किराया देते थे फसल उगाने के बाद। और कभी मतलब कि ये कैसे पता चलेगा कि कितना किराया देना है, तो कभी कभी ये कुल फसल का 50% भी हुआ करता था। मतलब कि अगर पूरे खेत की जो फसल है वो 100 रुपये में बिकी है तो 50 रुपये जो है कर के रूप में देना होता था। कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है एक हम अमलदार की। तो अमलदार कौन होता था, अमलदार राजस्व प्रशासन को नियंत्रण करता था, यानी राजस्व देना लेना ये सारी जो चीज़ें हैं इसके नियंत्रण में थी अमलदार के। इसका जो काम था वो यही था। तो किराए से संबंधित झगड़ों को भी निपटाता था। अगर मान के चलो किराए पे भूमि दी गई है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हुआ है,
तो उसको निपटाने का काम, उस झगड़े को सुलझाने का काम जो है वो अमलदार का हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर है हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। ठीक है, यानी हैदराबाद ने क्या किया, एक अलग से मतलब कि अपना जो है स्वतंत्र राज्य बना। उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। आपको पता होगा जो हैदराबाद था उस पर मुग़ल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, जो मुग़ल लोग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, वो ऐसी ऐसी जगह को ही अपनी राजधानी बनाया करते थे। अर्थात आप ये समझ सकते हो कि मतलब जो जगह बढ़िया हुआ करती थी, मुग़ल उस पर जाके कब्जा कर लेते थे, बैठ जाते थे, और कभी उसको अपनी राजधानी बनाया या कभी उसको अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक है, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो मुग़ल किया करते थे। ठीक है, और जहाँ से उनको फ़ायदा होता था वहीं पर वो वहाँ पर जो है वो चले जाते थे। तो यहाँ पर हम हैदराबाद के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। हैदराबाद के राज्य तंत्र पर, जो हैदराबाद का जो राज्य तंत्र था, इस पर मुग़ल का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो मुग़ल जो है ये अपना फ़ायदा देखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के देखो कि कोई ऐसा राज्य है जो कृषि से लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उस पर अपना कब्जा कर लेते थे, वहाँ पर अपना जो है ज़्यादा फैला लेते थे जुगाड़। और कोई ऐसी जगह हुआ करती थी जो कि फैक्ट्री से संबंधित, मान के चल लो कि वहाँ पर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि फैक्ट्री लगाने का बढ़िया जुगाड़ है, या वहाँ पर क्या है, समुद्र का इलाका है, तो वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी होंगी, तो वहाँ पर ये अपना जो ज़्यादा प्रभाव जमा लेते थे। तो इस प्रकार के जो काम है ये मुग़ल सब किया करते थे। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत दक्कन के जो सूबेदार थे, हैदराबाद में नियुक्त किया गया इनको। लेकिन मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद ये प्रणाली क्या है, संकट में आ गई। ठीक है, जब मुग़ल साम्राज्य ही ख़त्म हो जाएगा तो प्रणाली भी ख़त्म हो ही जाएगी, तो ये प्रणाली क्या है, संकट में आ गई। इसके बाद हैदराबाद में मुग़ल अधिकारियों को हटाकर, मुग़ल अधिकारियों को क्या यहाँ से हटा दिया गया, और जो नए अधिकारी है उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो जो नए अधिकारी है ये कैसे होंगे, ये स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर की गई, मुग़ल का शासन यहाँ से ख़त्म हो गया था। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो खेतीबाड़ी से संबंधित जो चीज़ों से जो यहाँ पर कैसी प्रणाली थी टैक्स को इकट्ठा करने की। ठीक है, भूमि से किस प्रकार का जो टैक्स लिया करते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे एक टॉपिक आया था हमारा, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो उत्पादन का 50% तक ले लिया जाता था राजस्व। ठीक है, तो वही सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। हैदराबाद के शासकों ने, जो हैदराबाद के शासक थे, उन्होंने क्या किया, भू राजस्व प्रणाली का जो कार्य है, यानी कि भूमि से जो टैक्स इकट्ठा करना है, ये वाला जो काम है, ये इन्होंने बिचौलियों को करने के लिए दे दिया था। ठीक है, नईम के अनुसार जमींदारों और गांव के प्रधानों को राज्य के आकलन के आधार पर भू राजस्व देना होता था। यानी करना क्या होता था, आप समझ रहे हो ना, कि पहले सारी चीज़ें देखी जाती थी, रिसर्च करी जाती थी, आकलन किया जाता था कि किस बंदे को क्या करना है, कितना भू राजस्व देना है। ठीक है, ये भू राजस्व कितना भी हो सकता था, उत्पादन का 50% राजस्व निर्धारित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, जो खेती करने वाले लोग होते थे, खेती करने वाले कौन लोग हुआ करते थे, तो खेती करने वाले जो लोग होते थे यानी कि किसान, तो खेती करने वालों को यानी किसानों को राज्य की ओर से यानी कि सरकार की ओर से कर्ज देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता था। यानी कभी कभी क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि किसान खेती कर रहे हैं, जो मौसम है वो उनके अनुकूल नहीं हुआ, तो उनकी खेती बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, प्लस में टैक्स लगा देती थी सरकार, तो क्या होगा, उनका हौसला टूट जाएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो सरकार क्या करती थी, उन्हें कर्ज देती थी, कर्ज देकर उनका हौसला बढ़ा देती थी। ठीक है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा खेती और कर सकें। और ये सरकार ऐसा क्यों करती थी, ठीक है, तो सरकार इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि जो अगर किसान हार मानकर खेती करना छोड़ देगी या व्यापारिक गतिविधियों में लग जाएगी या कोई और काम कर लेगी, तो उनको टैक्स कैसे मिलेगा। तो उनका हौसला बढ़ाया करती थी कि एट द एंड वो क्या करे, राजस्व दे सके। ठीक है, जो मेन मोटिव था वो यही था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और बात करते हैं एक और टॉपिक की। यहाँ पर हम बात करते हैं वकील की। ठीक है दोस्तों, तो वकील कौन होता था, वकील शक्ति और दौलत हथियाने की प्रक्रिया में। ठीक है, वकील को क्या चाहिए था, शक्ति, दौलत, सिंपल सी बात है।
इस चीज़ को हथियाने की प्रक्रिया में बिचौलिए का कार्य करता था। आपको पता है ना, वकील जो होते हैं वो किस टाइप के कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो, यहाँ पर क्या है, बंदा कोई एक है, यहाँ पर कोई दूसरा है, ठीक है। तो उनके बीच में अगर कोई काम होगा तो उसमें जो बिचौलिए का जो कार्य है वो वकील किया करते थे, ठीक है। वकील निजाम और सामंतों के बीच, यानी कि एक एक साइड क्या है, वकील निजाम है, और एक साइड क्या है, सामंत है, ठीक है। तो सामंत और निजाम, इन दोनों के बीच में जो है वकील बिचौलिया कार्य करता था। कभी कभी सामंतों के बीच में और दूसरे सामंत, यानी सामंत और सामंत के बीच में जो वकील है वो बिचौलिया कार्य करता था। कभी कभी निजाम और जो बाहरी ताकतें होती थी उनके बीच में जो वकील है ये भी बिचौलिया का कार्य किया करते थे, ठीक है। ये वकील व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर, यानी कि इनका अपना खुद का स्वार्थ होता था, उसके आधार पर काम किया करते थे, और ये हमेशा लाभ कमाने के लिए कार्य किया करते थे। होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाभ तो हर एक चीज़ में दोस्तों आपको पता है जो है कमाने के उद्देश्य से लोग कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसमें लाभ कम होता है और दूसरा जो मकसद है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के कार्य से ये कार्य किया करते थे, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर देखते हैं आगे। अब यहाँ पर बात आती है, हमारा एक दूसरा टॉपिक है जो कि वित्तीय और सैन्य समूह। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय चीज़ों से संबंधित, पैसों से रिलेटेड कौन सी चीज़ थी, ठीक है, कौन यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, ये सारी जो बातें यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जरूरत पड़ने पर वित्तीय और सैन्य सेवा कौन देता था। जब जरूरत पड़ती थी वित्तीय की, पैसों से संबंधित, तो आप समझ रहे हो साहूकार और महाजनों को याद किया जाता था, ठीक है। तो देने के कारण यहाँ पर जो ये सैन्य सेवा भी दिया करते थे, कौन, साहूकार और महाजन। तो जरूरत जब पड़ती थी किसकी, वित्तीय की और सैन्य सेवा की, तो इसमें हैदराबाद की जो राजनीतिक व्यवस्था में जो साहूकार हुआ करते थे, जो महाजन हुआ करते थे, जो कि अमीर हुआ करते थे, इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। वित्तीय समूह में कुछ मुख्य जाति थी जिनका जो नाम है वो है अग्रवाल और मारवाड़ी। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अगर वित्तीय सेवा की या सैन्य सेवा की आवश्यकता पड़ती थी तो अग्रवाल, मारवाड़ी, साहूकार, महाजनों, इनको याद किया जाता था, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है, उसको देखते हैं। यह है सिख राज्य का उदय, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिख राज्य के उदय के बारे में, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर देखते हैं। रणजीत सिंह ने पंजाब में स्वायत्त राज्य की स्थापना की, ठीक है। और ये कौन थे, ये थे रणजीत सिंह सुकर चकिया सरदार महान, ठीक है। इनका बहुत नाम था, ठीक है। तो इनके पुत्र थे ये, और 1792 में इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 1792 में पिता की मृत्यु के समय, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उस समय केवल ये 12 वर्ष के ही थे, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारी थे। तो जैसे कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो अब क्या है, इनको बदले में उनकी जो संपत्ति है, जो उन्होंने हासिल कर रखा मिलेगा, क्योंकि ये उत्तराधिकारी थे। तो उस रूप में इनको गुजरनवाला, वजीराबाद और सियालकोट और रोहतास जैसे जो क्षेत्र है, ये इनको उत्तराधिकारी के रूप में मिले थे। और आगे चलकर इन्होंने और मेहनत की, साहसी थे। तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर लाहौर और अमृतसर जीत लिया, और जीतने के बाद रणजीत सिंह ने स्वयं को क्या किया, राजा घोषित किया, ठीक है। और राजा घोषित करने के बाद पंजाब में राजतंत्र की नींव रखी। राजतंत्र आप समझ रहे हो ना, जैसे लोकतंत्र होता है, लोगों द्वारा लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र में क्या करते हैं लोग, लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वही लोगों को चुनते हैं, वो उनके प्रतिनिधि बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकतंत्र में होती है। तो सेम यहाँ पे राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र के अंदर में एक राजा होता है और प्रजा होती है, ठीक है। और राजतंत्र में राजा को चुना नहीं जाता है जनता द्वारा। राजतंत्र में क्या होता है, ये चलता है वंश के अनुसार, ठीक है। राजा का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, ऐसा जो है वो सीन होता है राजतंत्र में, आपको पता ही होगा। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी यहाँ पर थी। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो, ठीक है। इसमें जो बच्चे हैं 7000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में अगर आपको कुछ पूछना हो डायरेक्ट मुझसे, ठीक है,
तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही सारी जो है यहाँ पर बातें थी। वीडियो यहाँ पर आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड आपको कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और साथ ही शेयर कर सकते हैं इसे अपने क्लास मेट्स के साथ जो भी आपके साथ सहपाठी पढ़ते हैं, ठीक है। आपके कॉलेज में या कहीं भी जो आपके दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली यूनिट में।